धन्यवाद सभी को। आज हमारा आईएफपीएच का 430वां दिन है, जिसमें हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर कटारी लावण्या साई। मैम ने अपना बीएचएमएस डिग्री श्री शिव वासव ज्योति होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बेलगांव कर्नाटका से किया है, और अपना एमडी होम्योपैथी डिग्री फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे से किया है। मैम अभी करेंटली एआईएच साया जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी इन्होंने एज अ एंकर काम किया है फ्रॉम मार्च टू दिसंबर 2020। और मैम को काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, और इन्होंने काफी सारे आर्टिकल्स प्रेजेंट किए हुए हैं। और इन्होंने बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स भी अटेंड किए हैं, जैसे कि 21st ऑल इंडिया होम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार जो कि बेलगावी कर्नाटका में हुआ था, होम्यो प्रोफाइल एक्सिस बाय सीसीआरएच एंड आयुष, फिर मैग्नम ओपस बाय होम्योकॉन फाउंडेशन। और इन्होंने डिफरेंट वर्चुअल वेबिनार्स और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वर्कशॉप में भी अटेंड किया है एंड पार्टिसिपेट किया है। मैम का आज का टॉपिक है फार्माको विजिलेंस। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का अपना वो टॉपिक स्टार्ट करें। मैम प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। Hello, ma'am. Am I audible? यस मैम, नाउ यू Okay, कैन ma'am. स्टार्ट। Yeah. Okay. Just a sec, ma'am. Uh, Dr. Lavanya, you have to speak in Hindi in this session. Okay. हाँ जी सर, हाँ जी सर। हेलो। जी मैम। हाँ जी मैम, आपको आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं मैम, स्लाइड्स दिख रहे हैं मैम? हाँ जी, दिख रहे हैं। हाँ जी मैम, थैंक यू। सभी को नमस्कार, मेरा नाम है लावण्या। अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरा ये जो टॉपिक है फार्माको विजिलेंस। असलियत में फार्माको विजिलेंस क्या होता है, उसमें कैसे क्या क्या कंटेंट्स होता है, अभी अपन देख सकते हैं। अपन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन। फार्माकोविजिलेंस इज आल्सो कॉल्ड एज ड्रग सेफ्टी। जो ड्रग ड्रग अपन प्रूव करने के बाद जो मार्केट में अपन ड्रग रिलीज करते समय, उसके बाद भी थोड़ा साइड इफेक्ट्स, उसके बाद भी उसका जो एक्शन आधा अधूरा हो जाता है, तो उसको जो रिपोर्टिंग का होता है, ये फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस का वो जो वर्ड ग्रीक वर्ड से आ गया है, उसका लैटिन में भी है टू कीप वॉच। ओके। फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस and activities relating to action, assessment, understanding and prevention of the adverse effects। जो अपन ड्रग लेने के बाद उसका जो इफेक्ट्स को डिटेक्ट करना है, असेसमेंट करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, और उसको कैसे अपन प्रिवेंट कर सकते, तो इसमें अपन बोला जाता है कि फार्माको विजिलेंस बोला जाता है इसमें। उसका जो एम्स इस प्रकार है। पेशेंट केयर इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत जरूरी है। पब्लिक सेफ्टी के लिए भी ये बहुत जरूरी है। करीबन अपन असेसमेंट ऑफ द बेनिफिट, लाइक उसका जो ड्रग का कितना तक अपन फायदा उठा सकते, लाइक किस किस प्रकारों में वो जो ड्रग का अपन लोगों में यूज कर सकते, वो भी जान सकते हैं अपन। तो एजुकेशन और क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए भी ये यूज कर सकते।
एंड वो जो दवाई का जो सुरक्षित के लिए भी अपन जानने के लिए भी ये फार्माको विजिलेंस बहुत जरूरी है। उसका जो निभाने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होता है, डेटा जो भी है, अपन जब भी डेटा कलेक्शन करते हैं ना, उस समय वो जो डेटा टाइम पे कलेक्ट करना है, समय पर कलेक्ट करना है, रिकॉर्ड करना है, एंड उसके प्रकार उसको असेसमेंट भी करना पड़ता है। लाइक उस वो जो ड्रग का असलियत में एडवर्स इफेक्ट्स किस किस लोगों में कितना परसेंट आ रहा है, लाइक हाँ, वो जाके फार्माको विजिलेंस सेंटर पर कितना उनको नॉलेज है, उसके बाद वो लोग जाके फार्माको विजिलेंस सेंटर पर कैसे वो लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं उनका जो जो एडवर्स इफेक्ट्स को, वो भी इसमें काउंट होता है, ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो एक्सपेरिटेड एंड पीरियोडिकल रिपोर्टिंग, वो टाइम पे उनको जो इफेक्ट हुआ था, साइड इफेक्ट्स को रिपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है। क्रिएट्स अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर्स फॉर कम्युनिकेशन, आसपास में लाइक वो जो दवाई लेने के बाद कम्युनिकेशन जो होता है, लाइक एक पेशेंट को अगर वो जो साइड इफेक्ट्स आ रहा है एक दवाई लेने से, वो कम्युनिकेट फटाफट वो जो फार्माको विजिलेंस सेंटर्स पर जाके एक फॉर्म होता है, वो अपन भर दिया जाए, उनको जो भी फील हो रहा है, लाइक साइड इफेक्ट्स क्या क्या उस उनमें अपन देख सकते, वो सब चीज उनको बोलना पड़ता है फार्माको विजिलेंस सेंटर पर कम्युनिकेशन के लिए। असलियत में उसका जरूरी क्या है, एनिमल टॉक्सिकोलॉजी इज ऑफन नॉट ए गुड प्रेडिक्टर ऑफ ह्यूमन इफेक्ट। अपन जो एनिमल्स में भी इसके पहले जो करते हैं, वो जो टॉक्सिसिटी के बाद ह्यूमन में कितना टॉक्सिसिटी लेवल पर वो जो दवाई का है जानने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। Evidence of safety from clinical trials is insufficient due to some limitations. सपोज ड्रग प्रूविंग किया गया है एक ड्रग को, उसके बाद उसका साइड इफेक्ट्स आधा अधूरा ही अपन को मिल गया, उसके बाद वो जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस पर गया है वो जो ड्रग, उसके बाद उसका जो इफेक्टिवनेस और एविडेंस कितना सुरक्षित है वो जो ड्रग, जानकारी के लिए भी ये फार्माकोविजिलेंस अपनी को यूज हो जाता है। उसका लिमिटेशंस क्या है, नैरोइंग द पॉपुलेशन, नैरो इंडिकेशंस एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। करीबन अपन पॉपुलेशन को तो एक पर्टिकुलर एरिया में से ही अपन उठा रहे हैं वो जो पॉपुलेशन को, वो उसमें से ही अपनी को कुछ साइड इफेक्ट्स मिलता है नहीं मिलता है, तो इसके लिए अपनी को क्या है, ज्यादा दूर फैलाने के बाद उसका जो जो इफेक्ट्स है और कुछ और ज्यादा अपन जान सकते हैं। तो उसका कितना सुरक्षित है, दवाइयों कितना सुरक्षित है जानने के लिए भी वो जरूरी है, ताकि वो जो एडवर्स साइड इफेक्ट्स, वो एक दवाई लेने के बाद एडवर्स साइड इफेक्ट्स जो भी है वो इंसानियत के लिए वो बहुत दिक्कत भी होने वाला है, और वो बहुत मुश्किल भी वो जो ड्रग के लिए भी जानने के लिए भी बहुत, इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रमोटिंग रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, दवाइयों का सुरक्षिता के लिए अपन प्रमोट करने के लिए भी ये जो फार्माको विजिलेंस है वो यूज किया जाता है। एंश्योरिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस, ये दवाई अपन ले सकते, ढंग से अपन ले सकते करके कॉन्फिडेंस के लिए भी ये जो फार्माको विजिलेंस क्रिएट कर सकती है। एथिकल कंसर्न, लाइक वो इंसानों में वो जो एक ये दवाई अपन ढंग से ले सकते, ये दवाई आपके लिए सुरक्षित है, ये बताने के लिए भी एथिकल वैल्यूज जो भी है उसके लिए भी जानकारी के लिए ये फार्माकोविजिलेंस यूज किया जाता है। इसके लिए कौन 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 है गवर्निंग बॉडीज अपन अभी देख सकते हैं। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी है, WHO एक है, सियोम्स काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये इसका जो फार्माकोविजिलेंस का गवर्निंग बॉडीज है। उसमें लिए उसके लिए मेडिकल स्टाफ, मेडिकल
मेडिकल स्टाफ वगैरह सब रहेंगे, डॉक्टर, कम्युनिकेशन, ये जो साइकिल है पूरा जानकारी मिलके अपन को रेगुलेटरी बॉडी को रिपोर्ट करना पड़ता है। उसके लिए क्या क्या मेथड से अपन वो जो डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं अपन अभी जान सकते हैं। इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट, वो जो पर्टिकुलर एक एक जगह पकड़ के वो जो पॉपुलेशन, वो जगहों में जो भी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन के करीबन अपन उन ड्रग ट्रायल करके उस उन उन लोगों में क्या क्या साइड इफेक्ट्स होने वाला है वो अपन एक एक करके अपन साइड इफेक्ट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लिनिकल रिव्यू ऑफ केस रिपोर्ट, अगर कोई केस रिपोर्ट का पब्लिश कर दिया, अगर नहीं तो उनको वो जो फार्माको विजिलेंस सेंटर पर आके रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी एक डेटा के करीबन अपन ले सकते। कोहार्ट इवेंट मॉनिटरिंग, कोहार्ट इवेंट भी कर सकते हैं थोड़ा। कोहार्ट इवेंट क्या होता है, थोड़ा ज्यादा पॉपुलेशन, लाइक ये जो पर्टिकुलर एरिया से लेकर थोड़ा जगह फैला के उसमें से जो पॉपुलेशन है उनमें ट्रायल करके फिर अपन वो जो साइड इफेक्ट्स जान सकते हैं कि कौन सा साइड इफेक्ट्स आने वाला है, वो जो दवाइयों में किस प्रकार आ रहा है, किस सिस्टम में वो जो दवाई का वो जो ज्यादा साइड इफेक्ट्स है, ये सब चीज जानकारी कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड्स, डेटा कलेक्शन अभी जो ट्रेंड में कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं, वो भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग, फटाफट उस समय जो आपको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं फट से अगर एक दवाई लेने के बाद स्पॉन्टेनिटी के हिसाब से तुरंत आप वो जो दवाई का साइड इफेक्ट्स जो भी है वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जो भी उधर का अवेलेबल पर्सन, उनकी तरफ से जो रिकॉर्ड करने के लिए एक पर्सन आया है ना, तो उनको आप रिपोर्ट कर सकते हो। पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट, तो वो जो एक टाइम एक समय रख के उसके बाद वो जो समय पर कितना कितना साइड इफेक्ट्स आपको आ रहे हैं, कौन सा कौन सा साइड इफेक्ट कितना इंटेंसिटी पर आपको आ रहा है, आप कितना वो जो सिस्टम में आ रहे हैं वो आप सब चीज उनको रिपोर्ट कर सकते हो। एक्सपीडेटेड रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड लिंकेज, लाइक पहले से भी जो अगर कुछ रिपोर्ट्स है तो आप उसके से प्रकार से भी वो जो साइड इफेक्ट्स को कोरिलेट कर सकते हो। इंडिविजुअल केस टेकिंग रिपोर्ट्स, लाइक येलो कार्ड सिस्टम ऑफ द फार्माकोविजिलेंस सेक्शन ऑफ द यूके, इसमें क्या हो जाता है वो जो एसोसिएशंस रिपोर्ट रिपोर्ट करके डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है वो जो एक एक साइड इफेक्ट्स को इंडिविजुअली, इसमें एक एक चीजों पर ध्यान रख के एक एक को कितना कितना समय वो जो आ रहा है करके वो सब चीज इंडिविजुअली लिया जाता है। क्लिनिकल रिव्यू ऑफ केस रिपोर्ट्स, द क्वालिटी ऑफ द रिपोर्ट्स इज वेरिएबल, लार्ज नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हजारों से लेकर लाखों से लेकर वो जो पॉपुलेशन जो भी है उसमें से आप क्लिनिकल रिव्यू केस रिपोर्ट्स ले सकते हो। कोहार्ट इवेंट मॉनिटरिंग, जैसे मैंने अभी पहले बोल दिया था तब मैं एक एक पॉपुलेशन का सर्टेन जगह पे वो जो पॉपुलेशन का सेलेक्ट करके उसमें से आप ट्रायल करके वो जो साइड इफेक्ट्स भी जानकारी कर सकते हो, उसको कोहार्ट इवेंट मॉनिटरिंग बोला जाता है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड्स, इसमें से ज्यादा सा पॉपुलेशन अपन कवर कर सकते हो। इंफॉर्मेशन बहुत एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम इन विच फिजिशियन स्टोर पेशेंट, पेशेंट्स का वो जो डेटा है इसमें से स्टोर कर सकते हो आप। उसके बाद वो जो उनका जो एथिकल कंसिडरेशन, उसका जो प्राइवेसी है वो जो डेटा का वो भी आप रख सकते हो। स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग, तुरंत आपको जब भी अगर का वो जो साइड इफेक्ट्स का अगर मिले तो तुरंत आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो पीरियाडिक सेफ्टी एंड अपडेट रिपोर्ट, प्री मार्केटिंग क्लिनिकल ट्रायल्स मे नॉट बी सफिशिएंट टू रिफ्लेक्ट, कुछ कुछ समय प्री मार्केटिंग क्लिनिकल ट्रायल्स यानी वो जो एक दवाई मार्केट में भेजने के पहले वो जो प्री मार्केटिंग ट्रायल किया जाता है, कुछ कुछ समय वो जो
वो जो ट्रायल किया जाता है वो सफिशिएंट नहीं होता है, सेफ्टी भी नहीं होता है, सुरक्षित भी नहीं होता है। तो इसके लिए अपनी को क्या करना है, टाइम लिमिट एक समय का रख के उसके समय के अनुसार अपनी को उनका जो सुरक्षिता के लिए वो जो दवाइयों के लिए अपन देखना बहुत जरूरी बात है। रेगुलेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स अंडर सेफ्टी मॉनिटरिंग के प्रकार, ये सब चीज बहुत जरूरी बात है कि उसका जो डॉक्यूमेंटेशन करना, वो जो साइड इफेक्ट्स के लिए एक एक दवाइयों के लेके कैसे कैसे एडवर्स इफेक्ट्स आपको मिल रहा है, किस प्रकार आपको एक एक ड्रग के लिए आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उसको कैसे एडुकेट किया जा रहे हो, ये बहुत जरूरी बात है। Expedited report. If there been spontaneous reporting of a suspected area to a pharmaceutical company, अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में अगर आपको वो जो एडवर्स ड्रग इवेंट आ रहे तो एक रिपोर्ट के जैसा बना के आप फिर जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है उनको भेज सकते हो। रिकॉर्ड लिंकेज, सब जगह से वो जो ऑलरेडी पब्लिश्ड रिकॉर्ड को आप इकट्ठा करके भी जो जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो आप जानकारी कर सकते हो। तो फार्माकोविजिलेंस इंस्पेक्शन, उसके लिए इंस्पेक्ट करने के लिए दो तरीका होता है, एक रूटीन इंस्पेक्शन बोला जाता है, एक टारगेटेड इंस्पेक्शन बोला जाता है। रूटीन इंस्पेक्शन में क्या कर सकते हैं अपन, फार्मास्यूटिकल कंपनीज परफॉर्म करता है ये जो फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज, ऐसा बोल सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही खुद मार्केट में उनका जो ड्रग है सेंड करके फिर वो जो इंस्पेक्शन कर किया जाता है। टारगेटेड इंस्पेक्शंस, वो जो दवाई का सुरक्षिता के लिए एक पर्टिकुलर कंपनी को उठा के फिर वो जो एक ही कंपनी का टारगेट करके ऐसा आप भी कर सकते हो। इंस्पेक्शंस रिलेवेंट टू ड्रग सेफ्टी, अगर कोई कंपनी उसके ढंग से डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है, ऑब्लिगेशंस है, एडवर्स ड्रग इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, उससे उसके प्रकार समय पे भी आप टारगेट इंस्पेक्शंस कर सकते हो। तो असलियत में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होता है, इसमें चार प्रकार का एलिमेंट्स रहता है। एन आइडेंटिफाइड पेशेंट, एन आइडेंटिफाइड रिपोर्टर, एक सस्पेक्टेड ड्रग, ए सस्पेक्टेड ड्रग इवेंट। एक पेशेंट रहता है, उसका जो रिपोर्टिंग का रिपोर्ट रहता है, वो जो दवाई का वो जो डिटेल्स रहता है। सस्पेक्टेड एडवर्स इवेंट, क्या क्या उन वो जो पर्टिकुलर पेशेंट में जो एडवर्स इवेंट आ रहा है, वो जो ये चार चीजों आप ध्यान रखना पड़ेगा। एंड उसका जो टाइप्स क्या होता है अभी अपन देख सकते हैं। नॉन इम्यूनोलॉजिकल टाइप, ये प्रेडिक्टेबल, आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो, अनप्रेडिक्टेबल भी है। टाइप ये प्रेडिक्टेबल है, टाइप बी अनप्रेडिक्टेबल है। इम्यूनोलॉजिकल, टाइप वन आईजीई मीडिएटेड, टाइप टू साइटोटॉक्सिक, टाइप थ्री इम्यून कॉम्प्लेक्स, टाइप फोर सेल मीडिएटेड। मिसलेनियस अनेक प्रकार, जरिश हेजियर रिएक्शंस, इन्फेक्शियस, मोनोन्यूक्लियोसिस। प्रेडिक्टेबल में क्या क्या होता है, साइड इफेक्ट्स, सेकेंडरी इफेक्ट्स, टॉक्सिक इफेक्ट्स, मिटाजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, ड्रग इंटरैक्शंस, टेराटोजेनिसिटी, नॉन इम्यूनोलॉजिकल एक्टिवेशन, एक्साबरेशन ऑफ डिसीज, मेटाबॉलिक ऑल्टरनेशंस। ये सब चीज की वजह से ये जो प्रेडिक्टेबल है, ये जो 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 चीज है आप प्रेडिक्टेबल कर सकते हो नॉन इम्यूनोलॉजिकल में। अनप्रेडिक्टेबल जो भी है, इंटॉलरेंसी, इडियोसिंक्रेसी, कुछ कुछ लोगों में इंटॉलरेंसी रहता है, तब लेते समय तक उनको पता नहीं पड़ता है कि अच्छा ये दवाई मेरे को सूट नहीं होता है करके। वैसे वैसे दवाइयों में अब ये इस कैटेगरी के अनुसार आ सकता है। इंटॉलरेंस एक है, इडियोसिंक्रेसी वो जो पर्टिकुलर एक वो जो पर्टिकुलर पेशेंट है इंटॉलरेंस, वो जो ड्रग को छोटू सा भी पर छोटू सा भी कंपाउंड में लिया गया तो उनको एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आ जाता है। लाइक थोड़ा सा भी एमजी में अगर कुछ एक दवाई है पर सपोज वो जो एमजी पर छोटू सा एमजी पर ही लेने के बावजूद उनको प्रूव किया जाता है। साइड इफेक्ट्स क्या क्या
होता है अनडिजायरेबल एंड अनअवॉइडेबल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। वो जैसे कि वो जो ड्रग में उसका प्रेडिक्टेबल नहीं, वो आवश्यकता भी नहीं है, वो अवॉइड भी नहीं कर सकते, वैसा ड्रग को, वैसा वैसा बातों को तो साइड इफेक्ट्स का प्रकार अपन ले सकते हैं। सेकेंडरी इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ड्यू टू इट्स प्रिंसिपल एक्शन। अगर कोई एक ड्रग एक सिस्टम पर एक्ट कर रहा है पर इनडायरेक्टली दूसरा सिस्टम पर पर भी इनडायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं, तो ये जो कैटेगरी के अंडर आ जाता है, सेकेंडरी इफेक्ट बोला जाता है। टॉक्सिक इफेक्ट, इट इज अ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्यू टू ओवर डोसेज और प्रोलॉन्ग्ड यूसेज। अगर एक ड्रग को अपन, जैसे कि अगर डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए दवाई रेगुलरली यूज किया जाता है, उसका जो टॉक्सिसिटी है वो बार बार वो अपनी का लिवर के अनुसार वो बॉडी में ही भर के, वो जो डोसेस के अनुसार उसमें ही प्रोलॉन्ग यूसेज किया तो उसको टॉक्सिक इफेक्ट्स की वजह से भी आ जाता है। म्यूटाजेनिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी, metabolites from the drug can cause structural changes in chromosomes to produce mutations। अगर कोई ड्रग अपन ने लिया है तो उसके प्रकार कुछ कुछ ड्रग्स ना क्रोमोजोम पर भी डायरेक्टली एक्ट कर सकता है। लाइक वो जो क्रोमोजोम एटीजीपी, एडेनाइन गोनाइन थायरोसिन, वो जो सीक्वेंस होता है उसको भी चेंज करके फिर क्रोमोजोमल म्यूटेशन हो जाता है। ड्रग इंटरैक्शंस कैन अकर बिफोर इट्स अब्जॉर्प्शन इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगर आप दो प्रकार का दवाई ले रहा है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है सिस्टमिक सर्कुलेशन पर, उसके पहले से ही हो सकता है। टेराटोजेनिसिटी, fetal abnormalities produced due to drug intake by pregnant women। अगर जब एक एक औरत प्रेग्नेंट है, उसके समय पे भी दवाई ले रही थी पर उनको वो जो दवाई सूट नहीं हो रहा है, तभी वो जो जो फीटस को वो जो दवाई हार्म कर सकता है, हार्म करके फिर वो जो फीटस कैन लीड टू फीटल अबनॉर्मलिटीज के प्रकार वो हो सकता है, ये जो दवाई सहन नहीं पा रहे तो। Non-immunological activation of effector pathways. Some drugs cause release of mediators from mast cells during the urticaria। जैसे कि अगर एक्जिमा है अपनी को, कुछ कुछ समय कुछ दवाई लेने से बहुत रिएक्शंस होने लगते हैं, उसके प्रकार ये नॉन इम्यूनोलॉजिकल आर्टिकल्स हो सकता है, क्योंकि वो मैस्ट सेल के साथ अपनी बॉडी में रिएक्ट होने के बाद ये जो रिएक्शंस नॉन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस आ जाता है। एक्सरबेशन ऑफ डिसीज, कुछ कुछ समय ऐसा ही सिम्टम्स जस्ट लेने से ही वो फट से रिएक्ट होके बाहर आ जाता है एडवर्स ड्रग इवेंट्स के अनुसार। मेटाबॉलिक ऑल्टरेशन, आइसोट्रेनोइन इंटरफेरेंस विद वीएलडीएल मेटाबॉलिज्म एंड कॉजेस ज़ांथोमा। अगर कुछ कुछ दवाई ऐसा रहता है कि अपनी का जो बॉडी में मेटाबोलाइट्स है, वो जैसे अपन खाना खाने के बाद जो मेटाबोलाइट्स अब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसके प्रकार में भी उनसे इंटरेक्ट करके वो मेटाबॉलिक ऑल्टरेशंस भी कर सकता है कुछ दवाई। एंड कुछ दवाई ऐसा है कि क्रोमोसोमल डैमेज भी कर सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को भी इफेक्ट कर सकता है, ऐसा है। तो टाइप बी, intolerance, appearance of toxic effects in recipient to therapeutic dosage of drug। कुछ दवाई टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है एंड कुछ दवाई सहन नहीं पाती है, कुछ कुछ लोगों में उनका जो ससेप्टेबिलिटी है वो बहुत कमजोर कमजोर रहता है। इडियोसिंक्रेसी, अनसर्टेन रिएक्शंस टू ड्रग इन ए जेनेटिकली डिफेक्ट पेशेंट। अगर कुछ पेशेंट्स को एक दवाई के करीबन बहुत ज्यादा रिएक्शंस आ रहा है, एडवर्स रिएक्शन, उनका जीन्स में वो ऑलरेडी उसका सेंसिटिवनेस वो भर भर के आ रहा है, इसलिए भर के हो हुआ है, इसलिए तो वो जो ड्रग ड्रग इंटरेक्ट करके उसमें चेंजेस ला रहा है जीन पर।
वो कैसे होगा अपन का, उसका जो प्रोसेस है अपन अभी देख सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल कैसे होता है। टाइप 1 ऐसा होता है कि पहले आप एक्सपोज हो जाता है तो एंटीबॉडी फॉर्म हो जाता है। उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट हो सकता है, एंड उसके बाद मैस्ट सेल्स में रिएक्ट होके उसमें मीडिएटर के थ्रू उसका एक्जिमा बाहर आ जाता है। ये एक प्रकार है इमीडिएट और एनाफिलालिटिक। टाइप 1 इम्यूनोलॉजिकल, ये ऐसा प्रकार में हो जाता है बॉडी पर। टाइप 2 एक ड्रग है बॉडी में पर्टिकुलर टिश्यू के साथ एंटीजन के प्रकार होता है, फिर एंटीबॉडी के हिसाब से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है, तो एक कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हो जाता है। फिर उसके बाद साइटोलाइसिस के थ्रू वो जो रिएक्शन बाहर आ जाती है। तो लगे कि जैसे कि अगर कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय कुछ कुछ लोगों को रिएक्शंस आ जाता है, अपनी को उसको मॉनिटरिंग करना पड़ता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय पर। तो इस प्रकार अपनी को ध्यान रखना पड़ता है कि साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस भी के लिए भी ध्यान रखना पड़ता है। तो रिटार्डेड रिएक्शन ये टाइप 3 है। इसमें भी एक इधर ड्रग एंटीजन के प्रकार एक्ट हो जाता है, एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट होके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होके फिर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, जैसे कि एक्यूट इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस विद नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। जो इन्फ्लेमेशन के प्रकार वो बाहर आ जाता है, एडवर्स रिएक्शन वो इस प्रकार हो जाती, इस प्रकार बोला जाता है। डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, उसको प्रायरली सेंसिटाइजेशन ऑलरेडी हो बॉडी में ही रहता है। फिर उसके बाद टी लिम्फोसाइट्स रिसेप्टर के साथ एंटीबॉडी के प्रकार एक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद ड्रग और ये दोनों मिलजुल के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन फॉर्म हो जाता है। तो इसमें से लिम्फोकाइंस रिलीज हो जाता है, फिर ग्रैन्युलोसाइट्स को एक्ट्रैक्ट हो करके फिर उसके बाद इन्फ्लेमेटरी सूजन के प्रकार वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आ जाता है। लाइक जैसे कि कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस इसका एग्जाम्पल है। तो मिसलेनियस, this is seen where infectious disease is treated with antimicrobials due to release of active substances from dead microorganisms and injured tissue, resulting in focal exacerbation of lesions. अगर कुछ इन्फेक्टिव डिसीजेस लाइक एंटीमाइक्रोबियल्स, उसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दवाई वो अगर लिया है, उसके प्रकार कुछ समय दे एक्टिव सब्सटेंसेस वो जो ड्रग पर है, वो जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस फॉर्म करके भी ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आ सकते हैं। Infectious mononucleosis. Ampicillin-induced morbillivirus rash in patients suffering from infectious mononucleosis. Like ये जो एग्जांपल है, ampicillin-induced morbillivirus rash in patients suffering from infectious, जैसे कि अब वो जो दवाई देने से ये जो infectious mononucleosis पेशेंट्स पर ये जो रैशेस फॉर्म हो सकता है। उस अभी अपन देख सकते हैं क्या क्या स्टेप्स होता है एडीआर पर। आइडेंटिफाई, पहले अपनी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या है। असेसिंग द कैजुअलिटी, असेसमेंट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, फिर रिपोर्ट करना पड़ता है फार्माको विजिलेंस सेंटर पर और एडीआर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। इसके प्रकार वो अल्गोरिदम के करीबन वो रिकॉर्ड किया जाता है, लाइक दे एसेस किया जाता है। डिफाइनेट नाउ दीज आर द ये जो रेंजेस है, 9 के ज्यादा है तो डिफाइनेट है, 5 से लेकर 8 8 तक है तो प्रोबेबल है, 1 से लेकर 4 है तो पॉसिबल है, 0 के कम है तो डाउटफुल है।
तो ये जो आप देख सकते हो इसके प्रकार, ये जो स्केल के करीबन अपन उन वो जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को एसेस कर सकते हो। और दूसरी स्केल है हार्टविग एंड सेगल स्केल। इसमें इस प्रकार असेसमेंट किया जाता है। माइल्ड एडीआर, उसमें हॉस्पिटल स्टे नहीं लगता है, थोड़ी समय के लिए ही लगता है, माइल्ड रहता है। उसके बाद मॉडरेट, इसके लिए सिर्फ दवाई एंटीडोट करना है। सिर्फ अगर प्रोलॉन्ग है तो हॉस्पिटल स्टे हो सकता है, फिर नहीं तो नहीं। अगर सीवियर है तो लाइफ थ्रेटनिंग है, हॉस्पिटल स्टे बहुत जरूरी है। इस प्रकार ये जो स्केल में अपन असेसमेंट कर सकते हो, ये जो आप देख सकते हो, ये जो स्केल के अनुसार ये असेसमेंट किया जाता है। ये फार्माको विजिलेंस को एप्लीकेशन अपन कहाँ कहाँ कर सकते हो? नेशनल ड्रग पॉलिसी पर, दवाइयों को रेगुलेट करने के पर, क्लिनिकल प्रैक्टिस पर, इन डिसीज कंट्रोल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स पर भी अपन एप्लीकेशन कर सकते हो। उसका जो टर्मिनोलॉजी है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। सिग्नल है रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन ऑन ए पॉसिबल कैजुअल रिलेशनशिप विच इज बीइंग अननोन और इनकम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेड प्रीवियसली। अगर कोई आके फार्माकोविजिलेंस सेंटर पर और एडीआर रेगुलेटरी अथॉरिटी पर रिपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो ऑलरेडी रिपोर्ट किया है, उसको सिग्नल बोला जाता है। उसके प्रकार तीन सिग्नल है। एक कंफर्म्ड सिग्नल्स है, रिफ्यूटेड सिग्नल्स है, अनकंफर्म्ड सिग्नल्स है। तो ट्रायग भी है, प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग एन एडवांस इवन रिपोर्ट इनटू वन ऑफ द थ्री कैटेगरी। अगर एक इन तीनों में से एक कैटेगरी पर उनको सेट करना है, अपनी को एसेस करना है, उसको बोला जाता है कि ट्रायग। वो कैटेगरीज क्या है? नॉन सीरियस केस है, सीरियस केस है, नो केस है। Adverse drug reaction, any noxious change which is suspected to be due to drug occurs at doses normally used in man, requires treatment। इसमें जो एडवर्स रिएक्शन के लिए जो ऑलरेडी एक जो पेशेंट फेस कर रहे हैं, उसको बोला जाता है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग इवेंट, अगर काफी समय के लिए आ रहे तो उसको एडवर्स ड्रग इवेंट बोला जाता है। WHO एडवर्स ड्रग रिवेंस टर्मिनोलॉजी भी है, उसमें में ये उपसला मॉनिटरिंग कमेटी से मेंटेन कर सकता है। और नेक्स्ट है कोस्टार्ट, कोडिंग सिंबल्स फॉर थियरीज ऑफ एडवर्स रिएक्शन टीम, डेवलप्ड बाय US FDA। ये जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का टर्म्स दिया गया है कोस्टार्ट पर। मेडरमा, मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटीज, इंटरनेशनल मेडिकल टर्मिनोलॉजी डिक्शनरी। ये सब चीज टर्मिनोलॉजीज है। डेटा माइनिंग, एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटा एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ए अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर। जो ऑलरेडी अपनी के पास जो डेटा है उसको अपन एक प्रॉपर प्रोसेसिंग करके उसको जो एक प्रकार अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर के करीबन अपन फॉर्म करने से वो उसको टर्न को बोला जाता है डेटा माइनिंग। तो ये जो वेब बेस्ड है, वीजी फ्लो करके, अभी जो नेशनल सेंटर्स भी विच डज नॉट हैव आईसी है टी टू बी कंपैटिबल डेटाबेस। ये जो डेटाबेसेस है उसका नाम है वीजी फ्लो है। उसके बाद वीजी बेस है, वीजी सर्च है, वीजी मेड है, वीजी माइन है। ये जो डेटा बेसेस है उसके लिए भी उसमें डेटा भी मिल सकता है आप लोगों को।
विजिलाइज है, डी चैलेंज एंड री चैलेंज है, फार्माको एपिडेमोलॉजी, स्टडी ऑफ द इंसिडेंस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। विजिलाइट तक ये जो डेटाबेसेस है, उसके बाद फार्माको एपिडेमोलॉजी क्या होता है, सर्टेन पॉपुलेशन पर अपन उसका देख रहे तो उसका इफेक्ट फार्माको एपिडेमोलॉजी बोला जाता है। फार्माकोजेनेटिक्स, अगर वो दवाई के अनुसार वो जो जेनेटिक लेवल तक क्या क्या वो जो चेंजेस ला रहा है एडवर्स ड्रग इवेंट, वो बोला जाता है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजीनोमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स टेक्नोलॉजी टू द न्यू ड्रग डिस्कवरी, अगर वो जो जीनोमिक टेक्नोलॉजीज अपन ये जो ड्रग डिस्कवरी के लिए यूज कर रहे तो उसको बोला जाता है फार्माकोजीनोमिक्स। अगर वैसा ही एनवायरनमेंट के लिए यूज कर रहे तो फार्माको एनवायरमेंटोलॉजी बोला जाता है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, इसमें क्या है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस क्या होता है, अगर एक आपने ड्रग ट्रायल किया गया है, उसके बाद मार्केट में भेजा गया है, उसके बाद आपको जो जो एडवर्स इवेंट रिकॉर्ड करना है उसको बोला जाता है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। इसमें क्या क्या होता है, एडीआर कलेक्ट करना पड़ता है, री एग्जामिनेशन करना पड़ता है, री एवेल्युएशन भी करना पड़ता है। उससे बेनिफिट्स क्या है, मेडिकल डिवाइस क्वालिटी, उससे जो दवाई से रिस्क क्या है आप बेनिफिट्स क्या है वो जान सकते हो, क्रॉनिक कंप्लेंट्स जो भी है वो भी जान सकते हो, डिफरेंट अगर अनेक प्रकार का पॉपुलेशन में क्या क्या है एडवर्स ड्रग इवेंट और एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स क्या क्या होता है वो भी आप जान सकते हो। उसका जरूरी क्या है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विस सर्विलेंस का जरूरी क्या है, जो भी कुछ कुछ ड्रगों में रेयर एडवर्स ड्रग इवेंट्स प्रोड्यूस कर सकता है वो आप जान सकते हो। पेशेंट सेफ्टी के लिए भी ये बहुत जरूरी है। वो मेथड्स क्या होता है, कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स, स्पॉन्टेनियस रिकॉर्डिंग, कोहार्ट स्टडीज, केस कंट्रोल स्टडीज, ये जो चार तरीके से आप मेथड्स की तरीके से आप सर्वेलेंस कर सकते हो। ये जो फार्माको विजिलेंस कब स्टार्ट हुआ है, 23 नवंबर 2004 को न्यू दिल्ली से स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद ग्लोबल फार्माकोजेनेटिक ड्रग्स, जैसे कि अगर इंडिया में, इंडिया इज अ लार्ज बहुत बड़ा ड्रग्स का वो जो प्रोडक्शन का बहुत बड़ा इंडिया का मंच है, इसलिए वो जो इंडिया में ये बहुत जरूरी है। फार्माको विजिलेंस सिडेस्को के अंडर रहता है, और उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ये तीनों के अंडर वो काम किया जाता है। उसका गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, मॉनिटर करने के लिए है, अवेयरनेस करने के लिए है वो जो ड्रग के बारे में, बेनिफिट रिस्क रेशियो कितना तक है सर्टेन दवाई के करीबन, उसके बाद जो ड्रग का रिकमेंडेशन कितना तक कर सकते हैं अपन करके, ये जो बहुत गोल है। कम्युनिकेट फाइंडिंग्स विथ ऑल स्टेक होल्डर्स, जो मार्केट में ड्रग के लिए स्टेक होल्डर्स को कितना तक अपन उसके लिए बेच सकते हो, उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रिएट ए नेशनल सेंटर, उसके प्रकार एक नेशनल सेंटर क्रिएट करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। ये जो फार्माको विजिलेंस जो भी है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, और ये जो फार्माको विजिलेंस है, उसमें स्टीयरिंग कमेटी मॉनिटर किया जाता है, स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी कमिटीज के थ्रू वो मॉनिटर किया जाता है। टेक्निकल सपोर्ट सिग्नल रिव्यू पैनल से किया जाता है, कोर ट्रेनिंग पैनल से,
क्वालिटी रिव्यू पैनल से किया जाता है। इस प्रकार स्टीयरिंग कमेटी में चेयरमैन रहता है, फिर उसके बाद साइंटिफिक डायरेक्टर है, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड, नॉमिनी रहता है, असिस्टेंट डायरेक्टर जर्नल, अंडर सेक्रेटरी भी रहता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनी ऑफ वाइस चांसलर भी रहता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नॉमिनी रहता है, फार्माको काउंसिल ऑफ इंडिया नॉमिनी रहता है। ये सब लोग स्टीयरिंग कमेटी से मिलजुल के काम करता है। स्टीयरिंग कमेटी फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स इस प्रकार से तीन स्ट्रक्चर से फैला होता है। एक पेरिफेरल जोन, पेरिफेरल सेंटर, रीजनल सेंटर्स एंड जोनल सेंटर से फैला होता है। डब्ल्यूएचओ और उपसला मॉनिटरिंग कमेटी मिलजुल के ये जो ऑब्जेक्टिव इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव्स बना के काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग देने के लिए स्टाफ को विजी फ्लो और सभी जो डेटा बेसेस का यूज करने से, विजी बेस का जो डेटा कलेक्ट करने से सेफ्टी सेफ्टी के लिए भी ये यूज किया जा रहा है। रिस्क मैनेजमेंट एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स के प्रकार एंड ट्रेनिंग करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए, एडीआर को डिटेक्ट करने के लिए, क्वालिटी रिव्यू करने के लिए थ्रू अनेक प्रकार फॉर्म्स बना के, उसके प्रकार बना के फिर वो लोग काम कर रहा है, सुपरविजन भी कर रहा है, फीडबैक भी ले रहा है। मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन इस प्रकार से वो मॉनिटरिंग किया जाता है। नंबर ऑफ एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर्स पार्टिसिपेटिंग, कितना एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर्स पार्टिसिपेट कर रहा है वो भी एक है। प्रोसेस इंडिकेटर सही है। पर्सनल ट्रेनड इन ए ईयर, ईयर में कितने लोग पर्सनली ट्रेन कर रहे हैं वो लोग, फंड्स कितना स्पेंड कर रहे हैं, बजट कितना है, वो प्रोसेस इंडिकेटर्स है। आउटकम इंडिकेटर्स एडीआर रिपोर्ट्स रिसीव्ड इन ईयर, एक साल पर कितने एडीआर उनको रिपोर्ट किया गया है, कितने प्रोसेस किया गया है एक साल पर, कितने रिपोर्ट सबमिट कर दिया है एक साल पर विजी फ्लो डेटाबेस के थ्रू, वो भी एक आउटकम इंडिकेटर्स है ये तीन। इम्पैक्ट इंडिकेटर्स नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेटेड एंड कन्फर्म्ड, जैसे कि सिग्नल्स इज द नंबर ऑफ द पेशेंट्स, लाइक कितने पेशेंट्स है ऑलरेडी एडीआर को रिपोर्ट किया गया है एक साल पर, वो सेफ्टी कितना इश्यू हुआ है सीडेस्को से, वो इम्पैक्ट इंडिकेटर्स है। डब्ल्यूएचओ फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम 1978 में स्टार्ट किया गया है। उसका फंक्शंस इस प्रकार है। आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यू एडीआर सिग्नल्स, एडीआर एडीआर को जो पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए उसका जो फंक्शन है डब्ल्यूएचओ फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम का। WHO database as a reference source, ये जो रेफरेंस सोर्स के करीबन भी ये अपन ये फंक्शन कर सकता है। एक्सचेंज बिटवीन WHO एंड उपसला मॉनिटरिंग कमिटी, ये जो दो प्रकार का कमिटी से एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए भी ये उपयोग किया जाता है। पब्लिकेशन के लिए, न्यूज़ लेटर्स के लिए, बुक्स बुक्स के द्वारा उनको अवेयरनेस करने के लिए, सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग के लिए भी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मेंटेन करने के लिए भी, एनुअल मीटिंग्स के लिए भी, रिसर्च करने के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है रिपोर्टिंग ट्रेंड्स है। थैंक यू। हेलो मैम। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम।
आपका सेशन यस मैम। बहुत ही अच्छा था। और अभी हमारे पास लगभग 15-14 मिनट के अप्रोक्स टाइम है। तो मैं अपने यस सीनियर सर मैम। लोगों से पूछूंगी कि कुछ उनके क्वेश्चंस है या कुछ भी व्यूज हाँ वो यस अपने मैम, जो भी यस देना मैम। चाहते हैं। म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, बंदा खाना बढ़ा दो। हाँ, और 10 मिनट। हेलो, हाँ हेलो। आप पीपीटी को हटा लीजिए लावण्य जी। हाँ पीपीटी को, सर। आप पीपीटी को हटा, रिमूव कर लीजिए। हाँ ओके सर, ओके। किसी का कोई सवाल है? लावण्य जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग के सामने में प्रेजेंट किया है, और ये आज के समय में ये ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है जब हम लोग क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और बहुत सारे नियम, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत हो रहे होते हैं। तो ऐसे में फार्माको विजिलेंस होना बहुत ही जरूरी होता है। और इसमें सतर्कता, है ना, कहते हैं कि सतर्कता सबसे बड़ा मेडिसिन का पार्ट होता है, और इस सतर्कता पर हम लोग अगर ध्यान देना हम लोग के लिए जरूरत है। आइए हम लोग आज फिर थोड़ा सा ये भी जानने का कोशिश करें कि होम्योपैथी में इस ड्रग के एडवर्स एक्शन के विषय में क्या कहा गया है ना। होम्योपैथी के अंदर में भी ड्रग एडवर्स एक्शन के विषय में तो 3 बात हम लोग जानते हैं। होम्योपैथिक एग्रीवेशन की चर्चा करते हैं, और दूसरा ड्रग, तो होम्योपैथिक एग्रीवेशन किसको कहते हैं और ड्रग एग्रीवेशन किसको कहते हैं। दवा, ये हम लोगों को दो चीज का जानकारी हम लोगों को होना आवश्यक है। होम्योपैथिक अक्सर होम्योपैथिक चिकित्सक जो होते हैं अपने रोगियों को देखने के बाद में कह डालते हैं कि ये होम्योपैथी का दवा दिया गया है, थोड़ा सा पहले रोग बढ़ता है ना। तो ये कहना बहुत उचित नहीं होता है, क्योंकि बढ़ने का एक, वो अगर होम्योपैथिक एग्रीवेशन है तब वो होम्योपैथिक एग्रीवेशन का मतलब क्या होता है, स्लाइट इंटेंसिफिकेशन इन द सिम्टम्स, एग्जिस्टिंग सिम्टम्स, टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी। अगर ये हो रहा है तब तो वो होम्योपैथिक एग्रीवेशन है। लेकिन अगर उसे पेशेंट के अंदर में वीकनेस डेवलप कर रहा है, उसका और भी वाइटल ऑर्गन में ये हो रहा है, तो ये ड्रग का एडवर्स एक्शन माना जा सकता है। और इसके संदर्भ में डॉक्टर केंट का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी कोई केंट के लेक्चर्स ऑन होम्योपैथी में आपने भी देखा होगा, उनके लेटर राइटिंग को सभी को पढ़ना चाहिए। उन्होंने होम्योपैथी में होम्योपैथिक दवा के विषय में क्या कहा है। अपने लेटर राइटिंग में डॉक्टर केंट कहते हैं कि प्रिस्क्राइबिंग विदाउट एनी विजिलेंस, विदाउट एनी, और एक दवा से अधिक और मल्टीपल मेडिसिन जब एक साथ मिला करके प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके परिणाम आपको नहीं है। दूसरी बात, दवा अगर एक बार में देने के बाद में अगर दूसरी दवा देते हैं तो हमको लगता है, डॉक्टर हेनिमैन कहते हैं कि ये बहुत ही इसमें बहुत सारे एडवर्स रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो कब दवा देनी चाहिए, प्रिस्क्राइबिंग मोडिलिटी मोड में भी हम लोग को विजिलेंट होने का जरूरत है। डॉक्टर लावण्य जी ने बताया है कि ड्रग प्रिपरेशन के मेथड में, फार्माकोलॉजी के प्रोसेस में, उसके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, सभी जगह पर विजिलेंस है। और आजकल सरकार बहुत ही सतर्क है। आयुष मंत्रालय के द्वारा भी आयुष सिस्टम के अंदर में फार्माको विजिलेंस के बहुत ही
स्ट्रिक्ट कानून बन चुके हैं, जिसके संबंध में लावण्य जी ने हम लोगों का के विषय में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। ये बहुत अच्छा है। और सर, लेकिन हम होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, जब प्रैक्टिशनर की बात करते हैं, जब हम होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के रूप में हम लोग अपने को देखते हैं, तो हम लोग को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, हम कैसे अपने सतर्क रहें, है ना। तो सबसे बड़ी ये चीज है कि हमको सतर्क रहने का एक ही तरीका है कि हम अपने नियम को, अपने लॉ को फॉलो करें। अगर क्लासिकल लॉ को, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के प्रिंसिपल को आप भूल करके आप प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वह आपके लिए एक नेग्लिजियंस का कारण बनता है। डॉक्टर लावण्य जी ने फार्माको नेग्लिजेंस की भी बात करी। नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि आप जानबूझ करके या अनजाने में जो भी करते हो और गलत करते हो, तो वह आपका नासमझी को भी नेग्लिजेंस माना जाता है। और अगर आप डॉक्टर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको नेग्लिजेंस होना चाहिए या नासमझ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर होने का ही मतलब होता है कि आपको इसका कोई आपको एक्सक्यूज नहीं हो सकता है, कोई इसका क्षमा के बियॉन्ड हो जाता है कि हम आप क्षमा के लायक नहीं रह जाता है कि हम लोग इसको कहते हैं कि इसका कोई भी सजा के दायरे में आ जाते हैं। तो सभी को एक ही चीज का ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम लोग इस विजिलेंस के बात के तहत हम केवल कह देते हैं कि दवा गलत है, दवा का एक्टिवेशन हो गया, दवा का साइड इफेक्ट्स हो गया, तो और आप जानते हैं कि हर एक को दवा, और डॉक्टर हैनीमैन ने लिखा है कि डिजीज, आपके जो इनिशियल पैराग्राफ में आ जाइए ऑर्गेनन के थ्योरेटिकल पार्ट्स में, वहाँ पर डॉक्टर हैनीमैन ने लिखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड द डिजीज, रोग और दवा में क्या अंतर होता है। तो कहा कि रोग जो है तो तभी आपके कंडीशनली आपके शरीर में प्रवेश करता है। कंडीशनली मतलब जब आपका वाइटल प्रिंसिपल कमजोर हो जाएगा तभी वह प्रवेश करता है। यानी कि रोग के आने के लिए आपके अंदर में बंधन है, लेकिन दवा का कहा, जब दवा आपको देते हो तो वह अनकंडीशनल होता है, माने उसमें कोई बंधन नहीं होता है, वह जाएगा और आपके शरीर पर वह काम करेगा ही। अब काम कैसे करेगा, सभी दवा सही काम तो नहीं करेंगे, और कोई भी दवा जो होगा उसका साइड इफेक्ट भी होना आवश्यक है। क्योंकि कहते हैं कि लोग अपने को बचाने के लिए कहते हैं कि होम्योपैथिक दवा देते हैं तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। साइड इफेक्ट होता है। अगर आपके दवा सही नहीं हुए तो क्या वह काम नहीं करेगा शरीर पर, तब इसका मतलब उसको दवा के कैटेगरी में नहीं रहे। दवा चाहे कोई भी दवा हो आप देते हैं, तो दवा देने के बाद में जब हैनीमैन का ये अंडरस्टैंडिंग है कि दवा देने के बाद में उसके एक्शन अनकंडीशनल होते हैं, माने कि होना ही होना है, तो इसको चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अनकंडीशनल कहने का मतलब क्या होता है, आपको चाहे आपका वाइटल प्रिंसिपल कमजोर है या नहीं है, फिर भी वह आपके अंदर में वह काम करेगा, ये ऐसा मानना है। तो ऐसे में अगर आपने दवा दे दिया और दवा देकर आपके मिनिमम नहीं हुआ, तो उसके साइड इफेक्ट्स तो आने पड़ेंगे, है ना। दूसरा उसका एडवर्स रिएक्शन होगा। हाँ, परसेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि आपके डोज बहुत मिनिमम होते हैं। डोज के मिनिमम होने के कारण परसेप्टेबल ये नहीं होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी हम लोग कहते हैं, बच जाते हैं कि कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन केंट ने यह भी कहा कि मैं होम्योपैथिक दवा से इतना डरता हूँ, उनका कहना है कि मैं डरता हूँ कि जैसे मैं ये मुझे किसी जंगली जानवर के बीच में रहने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बनस्पत की होम्योपैथिक दवा के बक्से के पास में रख करके बहुत सारी दवाइयों को देख करके डर होता है, क्योंकि दवा के भी साइड इफेक्ट होते हैं, ऐसा डॉक्टर केंट का मानना था। और ये डॉक्टर हैनीमैन ने भी कहा कि अनकंडीशनल होता है, और अनकंडीशनल होने के कारण उसके अंदर में एक्शन होगा ही, दवा का एक्शन होना है। ये हम लोगों को जरूरी है। हम तो ये होना ही होना है, इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। और इस दृष्टिकोण से और कोई भी सवाल है किसी का तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि आज के समय में आज जो टॉपिक लिया गया है फार्माकोविजिलेंस,
ये आपको फार्मेसी में पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में। लेकिन आज के समय में इसके इसकी आवश्यकता आज के समय में काफी हो चुका है, क्योंकि चारों ओर आपको हर एक जगह पर ट्रांसपेरेंसी की बात कही जाती है। आपके प्रैक्टिस में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, मार्केटिंग में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, दवा के डिस्पेंसिंग में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और दवा के मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरा चीज और भी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो जिक्र कर रहे थे, हम लोग देखते हैं कि आज बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं उसके हर्ब्स जो हैं सो मिलते नहीं हैं, और उसका सिमिलर हर्ब्स को ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है हम लोग का दवा का जो है सही काम नहीं होने का। तो सिमिलर, अगर जिस दवा पर प्रूविंग हो चुका है, अगर उसी जीनस का, उसी स्पेसीज का आपके पास में दवा पौधा आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो उसके जैसे आपको कैलेंडुला को ही कहते हैं, तो कैलेंडुला के जो को हम लोग मेरी गोल्ड भी कहते हैं, या उसके और भी वेराइटीज होते हैं। लेकिन जिस कैलेंडुला का प्रूविंग डॉक्टर हैनीमैन के में जो हमारे जिस पर प्रूविंग किया गया था, उसी कैलेंडुला का इस्तेमाल क्या आज हो रहा है, फार्मेसी वाले कर रहे हैं, ये देखने का जरूरत है। क्योंकि ऐसा पाया गया है कि उससे सिमिलर पौधा, मेरीगोल्ड के बहुत सारे तरह के फूल होते हैं, और सबके अलग अलग स्पेसीज में दिखलाई पड़ता है। तो सभी के लक्षण एक नहीं हो सकते हैं, सबके अलग अलग भी हो सकते हैं। फिर हमारा कॉन्टेमिनेटेड प्रूविंग भी होता है। कॉन्टेमिनेटेड प्रूविंग का मतलब है कि ऐसे फ्लावर्स पर जो प्रूविंग होता है जिस पर कि कीड़े आकर के बैठते हैं, अंडे देते हैं, और उसके जो फ्लावर पर जो एक्सट्रैक्ट करके जो प्रूविंग किया जाता है, और उसके रूट का जो एक्सट्रैक्ट करके प्रूविंग किया जाता है, दोनों के लक्षण में डिसिमिलरिटी होती है, एक रूपता नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लावर पर जो प्रूविंग किया गया उसमें फ्लावर का भी एक्सट्रैक्ट होता है, और उस कीड़े के अंडे का जो इफेक्ट है वह भी वहां पर दिखलाई पड़ता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसका कि हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि दवा का ओरिजिनलिटी क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है। और ये आज के समय में बताना कि कौन सा कंपनी बहुत सही है या गलत है, तो हमेशा कुछ जो जिसका कहते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के तहत जिसका रजिस्टर्ड है, उस कंपनी का लेना चाहिए दवाई। और वैसे कंपनी जो कि जीएमपी में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है, या जिसके अंदर में वह ऋण नहीं होता है, मैं कहूँगा कि उनके दवा को हम लोग को इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए, है ना। क्योंकि मार्केट में हम ये नहीं देखने जाते हैं कि कौन सी दवा का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, कौन सी दवा का मैन्युफैक्चरिंग जीएमपी है या नहीं है, किस कंपनी का जीएमपी मिला हुआ है या नहीं है। तो ये जीएमपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं जानता हूँ कि आज बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके कि जीएमपी जिनको नहीं मिला हुआ है। तो हम लोग का समय भी हो चुका है, 8 बज गया है, और मनोज जी हम लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका समय पूरा हो गया है। तो अंकिता जी, आप सेशन को क्लोज करते हुए डॉक्टर मनोज जी को हैंड ओवर कर दीजिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। आज का सेशन आपका बहुत ही अच्छा था और काफी अच्छे से आपने बताया भी, क्योंकि ये टॉपिक्स हम लोग फर्स्ट ईयर में जैसा कि सर ने बताया पढ़ते हैं, लेकिन मोस्टली सब लोग भूल जाते हैं। ओके। और आगे इसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूजेस है, बट स्टिल। और मैं आपसे यही कहूंगी कि आप ऐसे ही आगे भी आईएपीएच के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और अपना ज्ञान वर्धन हमारा बढ़ाते रहें। और मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ मनोज सर को। ओवर टू यू सर। Thank you, the participants.